ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, जो लगभग 30 वर्षों से बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि उन्हें व्यापक रूप से पुतिन का कट्टर समर्थक माना जाता है। लुकाशेंको का पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है। बेलारूस का रशियन एनेक्सेशन एक रिकॉर्ड के अनुसार जो लीक हो गया था, एनेक्सेशन होने के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक कॉमन करेंसी एस्टेब्लिश की जाएगी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर अंकुश लगाया जाएगा। नेक्स्ट, रशिया पासपोर्ट पूरे बेलारूस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अंत में एक यूनिवर्सल कल्चर बनाई जाती है, जिसमें लिंग्विस्टिक मीडिया और एजुकेशन के मीडियम से बेलारूसियंस को रशियन आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जाएगी। रूस के साथ बेलारूस को मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल रूप से निकलने के साथ अल्टीमेट गोल 2030 तक एक यूनियन स्टेट बनाना है। लुकाशेंको की प्रतिक्रिया कुछ उलझी हुई है। उसने या तो एनेक्सेशन प्लान को कम इम्पोर्टेंस दिया है या इसे सीधे डिनाई कर दिया है। लुकाशेंको ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप और मेल मिलाप की बात करना पसंद करता है। हालांकि ऐसी व्यवस्थाएं केवल वही मौजूद हो सकती हैं जहां समता और संतुलन हो। बेलारूस और रशिया कुछ भी हो लेकिन बराबर हैं। वे एक बॉर्डर और स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेड शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनका संबंध आसान है। रूस द्वारा बेलारूस के प्रपोज टेकओवर का समय विनाशकारी था। खाने पीने की अन्य चीज़ें महंगी हो गई थी। पिछले 1 साल में लोगों ने निजी संपत्ति में लगभग $7 ट्रिलियन गंवाए हैं। बेलारूस इतिहास का मिडिल चाइल्ड है, जो यूरोप के आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। स्मोलेंस्क अपलैंड्स के माध्यम से रूस की यात्रा करने वाली सेनाओं ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र को एक क्रॉसरोड्स के रूप में इस्तेमाल किया है। इसकी ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर स्थिति के कारण रूस की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ पीरियोडिक सबऑर्डिनेट्स के साथ बेलारूसी पहचान विकसित हुई। बेलारूसियन रिपब्लिक ने आत्मनिर्भर के सोवियत फिलॉसफी के तहत नाम मंत्र की स्वतंत्रता का आनंद लिया। हालांकि ये एक बफर स्टेट के रूप में अपनी भूमिका पर सशस्त्र था। तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्रता के समय नियमित रूप से संस्कृति अवशोषण के बाद थे और इसकी सीमाओं को अक्सर रियलिज्म गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रीडिफाइन किया गया था। फिर भी नाजी वार मशीन का विरोध करने में इसकी आवश्यक भूमिका के बड़े हिस्से के कारण समय के साथ बेलारूसियन आइडेंटिटी तेजी से सोवियटाइज हो गई। 1991 में युद्ध के बाद के पोस्ट वार इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब तक बेलारूस ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की, तब तक सोवियत यूनियन के बाद की दुनिया में इसकी औद्योगिक जीडीपी शेयर्स और पर कैपिटल इनकम सबसे अधिक थी। हालांकि सोवियत सैटेलाइट के रूप में अपनी पहचान और रशियन एनर्जी पर निर्भरता के कारण बेलारूसियन नेशनलिज्म कुछ हद तक रिस्ट्रेंड रहा। पोलैंड और द बाल्टिक स्टेट्स में नाटो के विस्तार के चलते बफर फंक्शन अभी भी प्रमुख है। यूक्रेन के बाद रशियन सिक्योरिटी के महत्व के मामले में समकालीन बेलारूस दूसरे सबसे महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में सेवा कर रहा है। 1990 के दशक के बाद से कई इंटीग्रेशन एग्रीमेंट्स के माध्यम से बेलारूस की मिलिट्री, इंटेलिजेंस और एनर्जी पॉलिसीज़ को रशिया के साथ इंटीग्रेट किया गया है। बेलारूस को रशिया में शामिल करने से मॉस्को को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। रूसी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के अलावा अतिरिक्त 9 मिलियन लोग रूस को अपनी डेमोग्राफिक गिरावट को रिवर्स करने में मदद करेंगे। भाषा और संस्कृति में समानता एकीकरण को एनकरेज करेगी और चेचेन स्टाइल सेपरेटिज्म को विफल करेगी। इसके अतिरिक्त मॉस्को के पास बेलारूस में अनरेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री पावर होगी, जो वर्तमान में बेलारूसियन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिमिटेड है। बेलारूस की इंडस्ट्रियल, मिलिट्री एंड मैन पावर कैपेसिटी का यूज़ करके रशिया प्रमुख स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्शन पर संभावित रूप से डोमिनेंस दिखा सकता है। इसमें यूक्रेन को घेरना इन्वॉल्व होगा। इसके अतिरिक्त ये रशियन आर्मी को कलिनग्रेड के करीब के क्षेत्र में एक नैरो लेवल एरिया सुवल्की गैप की अच्छी दूरी के भीतर रखेगा, जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ते हैं। बेलारूस को समाहित करके रशिया एफएसबी के साथ
बेलारूसियन केजीबी को मिलाकर रशिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे ये नाटो के साथ सीमा पर बेहतर निगरानी रख सकेगा। बेलारूस और रशिया के यूनियन की बदौलत इवेंचुअली वेस्टर्न सैंक्शंस के सामने अधिक आत्मनिर्भर होना संभव होगा। मॉस्को अब मिन्स्क को अरबों डॉलर की एनुअल सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे बेलारूसियन इंडस्ट्रीज को रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज से लाभ होगा। इस ब्लेम के बावजूद कि बेलारूस में रशिया के एग्रेसिव मूव के लिए इंपीरियल एम्बिशंस को दोष देना कन्विंसिंग हो सकता है। ये लुकाशेंको था जिसने सब कुछ इस्टेब्लिश किया था। एरोस्पेस बेलारूसियन यूनियन के लिए बोरिस येल्त्सिन की अवधारणा को 1994 में बेलारूस में कार्यभार संभालने के बाद लुकाशेंको द्वारा समर्थित किया गया था। पोस्ट सोवियत गवर्नमेंट्स पर शासन करने के लिए येल्त्सिन का मानना था कि पहल एक मॉडल के रूप में काम करेगा। यूनियन स्टेट के राष्ट्रपति पद के लिए येल्त्सिन को चुनौती देने के लिए लुकाशेंको ने रूसी राजनीतिक व्यवस्था में आगे बढ़ने की मांग की। येल्त्सिन की उत्तराधिकारी के रूप में व्लादिमीर पुतिन के उदय ने लुकाशेंको की महत्वाकांक्षा को विफल कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि इंटीग्रेशन 1996 और 99 के बीच गति से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से यूनियन स्टेट ट्रीटी हुई। यूनियन स्टेट ट्रीटी में रशिया और बेलारूसियन के लिए प्लेज टू इक्वालिटी की गई थी, लेकिन तब से मॉस्को ने कभी भी इसे नहीं माना। लुकाशेंको ने एकीकरण को दो-धारी तलवार माना। अपने राज्य को रशिया द्वारा हड़पने के अटेम्प्ट से बचाने में उसे अपर हैंड मिला, क्योंकि वो जूनियर पार्टनर है। पावर इम्बैलेंस के कारण रशिया अक्सर बड़ा हिस्सा प्राप्त करती है। ये तनाव, जिसे लुकाशेंको खुद पहले मान कर चुके हैं। विडंबना ये है कि वेस्ट ने भी अनइंटेंशनली ही बेलारूस को मिन्स्क और मॉस्को के बीच मौजूद तनाव का लाभ उठाने में विफल रहने के कारण रशिया के अंडर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। विशेष रूप से बेलारूसियन गवर्नमेंट के खिलाफ सैंक्शन ने लुकाशेंको के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और जैसे कि वेस्ट ने मिन्स्क और अपने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी से वंचित करके एक कुएं में धकेल दिया। इसलिए बेलारूस ने मॉस्को पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और फिर 2018 में बेलारूस को दोनों तरफ से पिसते देखा गया। पुतिन ने अपनी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को और अधिक जोश के साथ जारी रखा, और 2 साल बाद जब एक स्पष्ट रूप से रिजिड इलेक्शन ने लुकाशेंको को वापस चार्ज में ला दिया, जिसकी वजह से उनके पास रिक्वायर्ड लेवरेज था। एफएसबी की सहायता से बेलारूस में नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस को दबा दिया गया। नतीजतन लुकाशेंको ने 2021 में 28 इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से संबंधित एग्रीमेंट्स पर साइन किए, जो ज़्यादातर मॉनेटरी, रेगुलेटरी और डिफेंस एरियाज में थे। यह इस समय के दौरान था कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए मॉस्को की योजना को आउटलाइन करने वाला एक डॉक्यूमेंट प्रेस में लीक हो गया था। स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द रशियन फेडरेशन इन बेलारूस शीर्षक वाली 17 पेजेस की रिपोर्ट नाटो के साथ संतुलन बनाने पर केंद्रित है। यह माना जाता है कि इसमें रशिया के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है। आर्टिकल में दावा किया गया है कि बेलारूसियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन और बेलारूस में राष्ट्रवादी और समर्थक पश्चिमी समूह की शक्ति को कम करना 2022 और उसके बाद के वर्षों के लिए रशिया के ऑब्जेक्टिव में से है, और लुकाशेंको पर दबाव बनाकर ये लक्ष्य मुख्य रूप से हासिल किए गए हैं। 2025 तक रशिया ने बेलारूस की मिलिट्री, बिजनेस और पॉलिटिक्स में से एंड्यूरिंग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने का एम रखा। रशियन ट्रैवल पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए बेलारूसियन के लिए करेंसीज का यूनिफिकेशन और एक स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आगे के पॉइंट्स हैं। पास्ट में जॉर्जिया और यूक्रेन में सेपरेटिज्म ग्रुप ने इसी तरह के पासपोर्टाइजेशन अप्रोच का इस्तेमाल किया था, और अब मॉस्को अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करेगा। अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में विविधता लाने के लिए लुकाशेंको के वर्षों के प्रयासों के बावजूद 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, जो आंशिक रूप से बेलारूसी की ज़मीन से शुरू किया गया था, ने ऐसा होने से रोक दिया। इसके अतिरिक्त मिन्स्क पर व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन होने के बाद इसे रशिया के साथ शामिल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी।
फाइनली रशिया 2030 तक इंफॉर्मेशन एरिना पर हावी होने की उम्मीद करता है, एक साझा संस्कृति बनाए और इतिहास के साझा दृष्टिकोण पर समझौता करें। यह एक ऐसी रणनीति है जो भाषा परिवर्तन को बढ़ावा देकर लोगों को रूसी संस्कृति में शामिल करने की कोशिश करती है। सोवियत प्लेबुक के अनुसार मीडिया कंसंट्रेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और रूस के संबंधों के साथ लॉबिंग ग्रुप्स की फंडिंग से रूस बेलारूस को अपने दूर के छोटे भाई के रूप में मजबूत बना देगा। हालांकि फैक्ट्स रियल हैं और यूक्रेन के आक्रमण द्वारा उठाई गई रणनीतिक चुनौतियों के बावजूद बेलारूसी योजना को अंजाम देने के किसी भी प्रयास को कठोर जियोग्राफिक रियलिटीज़ का सामना करने की आवश्यकता होगी। आरंभ करने के लिए बेलारूस का पूर्ण विलय रूस की नेटो सीमा को लगभग 1250 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। यह लगभग रूस के साथ फिनलैंड की सीमा तक, यह पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया तक रूस के निरंतर सीमाओं की विस्तार करेगा। परिणाम स्वरूप सिक्योरिटी से जुड़ी लागत दोनों साइड्स में बढ़ जाएगी। अंतर यह है कि हालांकि मॉस्को को अपने दम पर पैसा देना होगा, पोलैंड और लिथुआनिया की वाशिंगटन से फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिलेगी। इस प्रकार रूस, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जिन कुछ मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं, उनमें से एक बेलारूस को एक बफर स्टेट के रूप में रखना है। इसके अतिरिक्त रूस के भीतर एक बेलारूसियन एनेक्शन के यूक्रेन के साथ उनकी सीमा 1100 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। इस फैक्ट के बावजूद कि ये मॉस्को को कीव पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा। सीमा पर नज़र रखने से ऐसे संसाधनों का उपयोग होगा जिनकी कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जोन। इसके अलावा मॉस्को को बेलारूस पर कब्जा करने के लिए घरेलू राय को भी ध्यान में रखना होगा। अधिकतर जनसंख्या रेखाओं के साथ एक अनदेखा विभाजन अब क्लियर हो गया है, जबकि युवा बेलारूसीवासी वेस्ट की ओर देखते हैं। पुरानी पीढ़ियों ने अपनी सोवियत पहचान का हिस्सा बना रखा है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से 2022 तक यूरोप के साथ बेलारूसी संपर्क को वर्क परमिट्स और पोलैंड के साथ कमर्शियल रिलेशंस के माध्यम से इंडिकेट किया गया था। हालांकि ये कार्रवाई तब से बंद हो गई है। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि युवा बेलारूसीवासी अभी भी रूसी बेलारूसी संघ के भीतर 5वें स्तंभ के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसा कुछ जिसका नाटो और वाशिंगटन निस्संदेह लाभ उठाएगा। बेलारूस में तैनात रूसी सैन्य उपकरणों को रेल ट्रैक वर्कर्स द्वारा पहले ही डैमेज कर दिया गया है। घटनाएं जो यदि मॉस्को की उपस्थिति मजबूत होती है तो नियमित हो सकती है। अंत में लुकाशेंको की पर्सनल रोल को अंडर वैल्यू नहीं किया जाना चाहिए। बिलैटरल रिलेशनशिप सोवियत इक्वालिटी के ढोंग पर आधारित है। इस फैक्ट के बावजूद कि वो थोड़ी देर के लिए पुतिन के लिए दूसरी भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए लुकाशेंको के अधिकार में कोई भी स्पष्ट हस्तक्षेप उन्हें और उनके रीजनल फ्रेंड्स को पश्चिमी या बेलारूसी राष्ट्रवादियों के साथ संपर्क बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इंग्लिश में कहते हैं, एवरीवन वांट्स मोर व्हेन दे हैव पावर, नो वन स्मॉल लेस। रिलेवेंस डेप्रिवेशन सिंड्रोम पर निहित का अनुमान लगाना कठिन है और लुकाशेंको निस्संदेह पुतिन के प्रयासों को अपने अधिकार को कम करने के लिए और अधिक कठिन बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ अर्थों में बेलारूस का एक खतरनाक गतिरोध में है। राष्ट्र हमेशा एक फिजिकल क्रॉसरोड्स पर रहा है और अब यह एक हिस्टोरिकल क्रॉसरोड्स पर भी है। हालांकि इसने मॉस्को के साथ क्लोज कोलैबोरेशन किया है। यूक्रेन में संघर्ष ने बेलारूस को स्पष्ट रूप से पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया है। चाहे उसने एक विजेता को चुना हो, यह देखा जाना बाकी है कि स्थिति बेहतर होने से पहले और ख़राब हो जाएगी। जैसा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की रूस की हालिया घोषणा से संकेत मिलता है कि वो बेलारूस में हथियार बनाने का स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाला है। अभी तक पुतिन के साथ उनकी राजनीतिक साजिश में लुकाशेंको एक अच्छे नेगोशिएटर साबित हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि कभी कभी एक अच्छी तरह से रखा हुआ मोहरा राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।